आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि मापन क्या है। मापन किसे कहते हैं? तो मापन को समझने के लिए कुछ भौतिक राशियों की चर्चा करेंगे, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, मापन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि इस कमरे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इस कमरे की लंबाई दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। या तो हम इसकी लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं, या फिर मीटर पैमाने की सहायता से हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए हमें बैग का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी दो ऑप्शन हैं। या तो बैग को हाथ से पकड़ेंगे और अनुमान के आधार पर हम बताएंगे कि उसका द्रव्यमान कितना है, या फिर तराजू की सहायता से तौल करके उसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार समय, जिसके लिए घड़ी की सहायता ली जाएगी। ताप, मान लीजिए किसी रोगी के शरीर का तापमान ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो रोगी के शरीर को टच करके और अनुमान के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, या फिर थर्मामीटर की सहायता से हम उसका रोगी के शरीर का तापमान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुमान के आधार पर जो लंबाई हम ज्ञात करते हैं या द्रव्यमान, समय, ताप ज्ञात करते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वह बिल्कुल ठीक ही हो। इस सही परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें इसके लिए मीटर पैमाने की ज़रूरत पड़ती है, तराजू की ज़रूरत पड़ती है, घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि एक ही धातु की समान मोटाई की दो छड़ें हैं, जिनकी लंबाइयाँ लगभग समान हैं, यानी उनकी लंबाइयों में बहुत कम का अंतर है। तो यदि उन छड़ों को थोड़ी दूरी पर रख करके देखा जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि दोनों छड़ें बराबर लंबाई की है। लेकिन यदि उन्हें दोनों छड़ों को नापा जाए तो हमें थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भौतिक राशि के, जैसे कि लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ताप का, या छड़ की लंबाई का, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण का अनुमान के द्वारा आकलन कर पाना बिल्कुल सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमें उसे नापने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो विभिन्न भौतिक राशियों को नापते हैं, वह नापना ही क्या है? मापन है। विभिन्न भौतिक राशियों का परिमाण नाप करके ज्ञात करना ही मापन है। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक राशियों के परिमाण को अंकों के द्वारा व्यक्त करना मापन कहलाता है। लंबाई जब हम मीटर पैमाने से नापते हैं, द्रव्यमान तराजू से तौलते हैं, समय घड़ी की सहायता से ज्ञात करते हैं, ताप थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं, छड़ों की लंबाई को जब नाप करके ज्ञात करते हैं, तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वह अंकों के रूप में प्राप्त होता है, और वह आंसर बिल्कुल ही सत्य होता है, प्रमाणिक होता है। यानी मापन जो है भौतिक विज्ञान, मापन का विज्ञान है। हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। भौतिक राशियों के आंकिक मान को, भौतिक राशियों के परिमाण को मापन कहते हैं। भौतिक राशियों के आंकिक मान को, भौतिक राशियों के परिमाण को मापन कहते हैं। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। आज भौतिक जगत में मापन की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे यदि कपड़ा हम खरीदते हैं तो उसकी लंबाई नाप करके दुकानदार हमें देता है। किराने की दुकान पर यदि जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसको तौल करके हमें वह देता है। यानी किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदने के लिए सर्वप्रथम उसको मापन की आवश्यकता पड़ती है। यानी मापन का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। प्रतिदिन मापन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। भौतिक राशियों के परिमाण को अंकों की सहायता से व्यक्त करना मापन कहलाता है। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। दैनिक जीवन में प्रतिदिन हर जगह मापन की आवश्यकता पड़ती है।
इसके बाद हम आते हैं मापन की पद्धतियाँ। मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? मापन की पद्धतियाँ, मापन की 4 पद्धतियाँ विकसित की गई हैं। मापन की 4 पद्धतियाँ विकसित की गई हैं। सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, और तीसरा है एमकेएस पद्धति। तो सबसे पहले हम सीजीएस पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति को, सीजीएस पद्धति, एफपीएस, मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस पद्धति को, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और एमकेएस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इन 3 पद्धतियों के बारे में समझेंगे। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत, सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में, सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किग्रा में और समय को सेकंड में मापा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, यदि कोई छड़ हमें दी गई है, यदि कोई छड़ हमें दी गई है और पूछा जाए कि छड़ की लंबाई और द्रव्यमान बताइए, तो छड़ की लंबाई को हम यदि मीटर में बताते हैं और द्रव्यमान को हम ग्राम में बताते हैं, तो मैथमेटिकल दृष्टि से तो यह सही है, किंतु फिजिक्स में यदि देखा जाए तो व्यक्त करना तो सही है, लेकिन एक पद्धति के अनुसार सिस्टमेटिक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एमकेएस पद्धति मीटर एमकेएस पद्धति में आता है और ग्राम सीजीएस पद्धति में आता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मीटर एमकेएस पद्धति में आता है और ग्राम सीजीएस पद्धति में आता है। तो छड़ की लंबाई को मीटर में और छड़ के द्रव्यमान को ग्राम में यदि व्यक्त किया जाए
तो हम देखते हैं कि यह यमकीय पद्धति में लंबाई को व्यक्त किया गया है और द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में व्यक्त किया गया है। तो दोनों को एक ही पद्धति में व्यक्त करना उचित है, यानी या तो हम छड़ की लंबाई को सेमी में व्यक्त करें और छड़ के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करें, तो यह हो जाएगा दोनों सीजीएस पद्धति। या फिर छड़ की लंबाई को मीटर में व्यक्त करें और छड़ का जो द्रव्यमान है उसको किग्रा में व्यक्त करें, तो यह आपका हो जाएगा यमकीय पद्धति। तो मैथमेटिक्स की दृष्टि से यदि हम छड़ की लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह सत्य है। लेकिन अगर फिजिक्स में देखा जाए तो मान तो दोनों, मान द्रव्यमान का मान और लंबाई का मान तो समान है, यानी दोनों सत्य है, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है, उसको व्यक्त करने का जो तरीका है, छड़ की लंबाई और उसको द्रव्यमान को व्यक्त करने का जो तरीका है वह सही नहीं है। तो या तो दोनों को सीजीएस पद्धति में रखा जाए या द्रव्यमान और लंबाई को यमकीय पद्धति में रखा जाए, तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका है वह भी सही हो जाता है। इस प्रकार मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती हैं, सीजीएस पद्धति, यमकीय पद्धति और यमकीय पद्धति। सन 1971 में यमकीय पद्धति का विस्तार किया गया। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो 1971 में यमकीय पद्धति का विस्तार किया गया और इसके अंतर्गत जो 7 मूल राशियां हैं, उन 7 मूल राशियों में 2 अन्य राशियों को बढ़ा दिया गया, जोड़ दिया गया। वे 2 राशियां थीं घन कोण और कोण और घन कोण। ये जो 2 राशियां हैं इनको हम लोग पूरक राशियां भी कहते हैं, यानी मूल राशियां 7 मानी गई हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। सन 1971 में ये यमकीय पद्धति का विस्तार करके इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत जो 7 मूल राशियां थीं उसमें 2 अन्य राशियों को जोड़ दिया गया और वह 2 राशियां हैं घन कोण और कोण। इन 2 राशियों को पूरक राशियां कहा जाता है, यानी 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां कोण और घन कोण मिला करके कुल 9 राशियों को अब इस पद्धति के अंतर्गत रखा गया और इसे एसआई पद्धति कहते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये जो 2 राशियां हैं इन्हें पूरक राशियां कहते हैं और इनके जो मात्रक हैं, कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये जो 2 मात्रक हैं इन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। ये जो 2 भौतिक राशियां हैं इन्हें पूरक राशियां कहते हैं और इन दोनों भौतिक राशियों के जो 2 मात्रक हैं इन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। तो यह सारी पद्धति किससे कहते हैं? 1971 में यमकीय पद्धति का विस्तार करके इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पद्धति के रूप में विकसित किया गया। इसके अंतर्गत जो 7 मूल राशियां थीं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, उन 7 भौतिक राशियों में 2 अन्य राशियों को
जोड़ दिया गया। वे दो राशियां थीं कोण और घन कोण, जिन्हें हम पूरक राशियां भी कहते हैं, और इस प्रकार इसे हम SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स, सार्थक अंक किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर्स यानी सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो सार्थक अंक की परिभाषा जानने से पहले कुछ उदाहरण पर ध्यान दिया जाए। इन उदाहरणों पर ध्यान दिया जाए तो सार्थक अंक को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स दोनों कहते हैं। सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर्स किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले इन उदाहरण पर विचार किया जाए। देखिए, यदि इसमें दशमलव को हटा दिया जाए तो इसे 5234 पढ़ा जाता है। तो 5234 पढ़ने का तात्पर्य है कि इसमें चारों अंक का महत्व है। 5 2 3 4 चारों अंकों का महत्व है। 5234 हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें चारों अंकों को लिया गया है। इसमें यदि देखा जाए तो यदि दशमलव को हटा दें, इसमें दशमलव को हटाने पर 5234 पढ़ रहे हैं, इसमें यदि दशमलव को हटा दिया जाए तो 317 पढ़ा जाएगा। जब हम दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर यह मिलता है। तो किसी भी संख्या की प्रारंभ में 0 यदि होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, यानी इसको 317 हम लिख सकते हैं। यानी यदि पूछा जाए कि कितने अंकों वाली संख्या है यह, तो हम इसको 6 अंकों वाली संख्या नहीं कह सकते हैं, इसको 3 अंक वाली संख्या कहेंगे। इसी प्रकार यह कितने अंकों वाली संख्या है, तो यह 2 अंक वाली संख्या है। यह कितने अंक वाली संख्या है, यह 3 अंक वाली संख्या है। यह 2 अंकों वाली संख्या है और यह 3 अंक वाली संख्या है। यानी प्रारंभ में 0 होने पर उसे हम नहीं लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो इसे हम 3 अंकों वाली संख्या नहीं कर सकते। यह 2 अंक वाली संख्या है। यह 1 अंक वाली संख्या है और यह इसमें 2 अंक वाली संख्या है। तो कहना यह है कि यदि दशमलव को हटा दिया जाता है तो इसे हम 317 पढ़ते हैं। 317 पढ़ने का मतलब 3 अंकों का इसमें महत्व है, 3 का, 1 का और 7 का। 317 यदि पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 अंकों का महत्व है, 3, 1 और 7 का। इसमें दशमलव जब हटा देते हैं तो इसे हम 105 पढ़ते हैं। 105 का मतलब 1 का भी महत्व है, 0 का महत्व है, इस 0 का महत्व और 5 का महत्व, यानी 3 अंकों का इसमें महत्व है। दशमलव को जब हम हटा देते हैं तो इसको 7,384 पढ़ते हैं। यानी 7,384 पढ़ने का मतलब है कि इन दोनों 0 का भी महत्व है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 अंकों का महत्व है। 7,384 पढ़ने का मतलब है कि जो 6 अंक दिखाई दे रहे हैं, इन सभी 6 अंकों का इसमें महत्व है। इसमें दशमलव को हटाने के बाद 123 पढ़ा जाता है। 123 पढ़ने का मतलब इसमें इन 0 का कोई महत्व नहीं है, 1 2 और 3 का केवल महत्व है, यानी 3 तरह के अंकों का महत्व है। दशमलव को हटाने के बाद 12,010 पढ़ते हैं। 12,010 पढ़ने का मतलब हो गया कि यह 0 और यह 0 का भी इसमें महत्व है। 12,010 पढ़ने का मतलब यह हुआ कि इसमें सभी प्रकार के 5 अंकों का महत्व है। इसमें दशमलव को यदि हटा दें, यदि यहाँ दशमलव को यदि हटा दें तो 5,01,030 पढ़ते हैं। 5,01,030 पढ़ने का मतलब है कि इस 0 का महत्व नहीं है, लेकिन यह तीनों 0 का महत्व है। अर्थात 5,01,030 पढ़ने का मतलब हो गया कि इस 0 का कोई महत्व नहीं है और 1 2 3 4 5 6 अंकों का महत्व है। तो किसी भी संख्या में
या किसी भी माप में शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों का तात्पर्य क्या है? तो किसी भी संख्या में, किसी भी माप में जिन अंकों का महत्व होता है उसे हम शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों के नाम से संबोधित कर रहे हैं। किसी भी संख्या में या किसी भी माप में जितने अंकों का महत्व होता है उसे हम शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो किसी भी माप में, किसी भी भौतिक राशि की माप में शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि दशमलव को यदि हटा दें तो 4 अंकों का महत्व है। यहाँ दशमलव को हटाते हैं तो 3 अंकों का महत्व, 3, 1 और 7 का। यहाँ दशमलव को यदि हटाते हैं तो 105, 3 अंकों का महत्व है। यहाँ दशमलव को यदि हटाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का महत्व है। यहाँ दशमलव को हटाते हैं तो 123 पढ़ा जाएगा, यानी 3 अंकों का महत्व है। यहाँ दशमलव को यदि हटाते हैं तो 1, 2, 0, 1, 0 सभी का महत्व है, यानी 5 अंकों का महत्व है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दशमलव को हटाने के बाद 6 अंकों का महत्व है। तो यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 है। तो हमें लगता है कि इन उदाहरण के माध्यम से सार्थक अंकों की पहचान करना आप लोग सीख गए होंगे। इसके लिए उदाहरण तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं, लेकिन सारे उदाहरण इसी पैटर्न पर चलते हैं और उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी बेस पर किसी भी उदाहरण को देख करके, किसी भी माप को देख करके आप बता सकते हैं आसानी से कि उसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप में शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद कोटिमान। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? कोटिमान किसे कहते हैं? देखेंगे। अभी हमने देखा कि सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर्स किसे कहते हैं, और अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोटिमान किसे कहते हैं। तो कोटिमान को समझने के लिए भी सबसे पहले हम उदाहरण को लिखेंगे, उदाहरण की डिस्कस करेंगे, उदाहरण के बारे में समझेंगे, उसके बाद कोटिमान किसे कहते हैं इसको देखेंगे पिछले सार्थक अंक की प्रकार से।
तो किसी भी संख्या का, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण का कोटिमान यदि ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम उसको मानक रूप में व्यक्त करते हैं। जो परिमाण है उसको मानक रूप में व्यक्त किया जाता है कोटिमान ज्ञात करने के लिए। तो मानक रूप कहते किसे हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दशमलव है वह 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो दशमलव प्रथम अंक के बाद लगा करके जब हम उसको व्यक्त करते हैं तो वह माप मानक रूप में कहलाती है। जैसे यहाँ दशमलव जो है 5 के बाद यदि होगा तो वह मानक रूप में कहलाएगा। यहाँ का दशमलव, तो इस संख्या का जो पहला अंक है वह 3 है। इस संख्या का पहला अंक 0 नहीं कहा जाएगा, 3 कहा जाएगा। 3 के बाद हम दशमलव लगा करके लिखेंगे तो वह मानक रूप में कहलाएगा। यहाँ पर तो प्रथम अंक के बाद दशमलव है, मानी मानक रूप में ऑलरेडी है। यहाँ 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ भी दशमलव हम 9 के बाद लगाएंगे। यानी किसी भी माप में प्रथम अंक के बाद जब दशमलव लगा करके हम माप को व्यक्त करते हैं तो वह मानक रूप कहलाती है। तो किसी भी भौतिक राशि का कोटिमान ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप है कि उस माप को मानक रूप में लिखना पड़ता है। मानक रूप में लिखने का मतलब है कि जो पहला अंक होता है, जैसे इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें पहला अंक 3 है, इसमें पहला अंक 3 है और इसमें पहला अंक 9 है, उसके जस्ट बाद दशमलव लगा करके व्यक्त करते हैं तो हम वो मानक रूप के नाम से जानते हैं। तो देखा जाए कैसे हम दशमलव प्रथम अंक के बाद लगा कर लिखते हैं, यानी मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस दशमलव को हम यहाँ जब लगाएंगे तो 2 अंक पार करेगा, 1, 2 अंक पार करके यहाँ आ जाएगा। तो 2 अंक जब पार करेगा तो 5.238 2 अंक पार करेगा, 1 और 2 अंक पार करके यहाँ आएगा तो 2 घात यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 10 पर घात 9 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, यानी 2 अंक पार करेगा। तो जब 2 अंक पार करेगा तो 3.21 1, 2 अंक पार करेगा तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो 2 अंक जब पार करेगा तो 10 पर घात ऋण 2 हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि माइनस में पावर क्यों लिखे हैं, तो इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। पहले यह मानक रूप देख लिया जाए। फिर यहाँ प्रथम अंक के बाद ही दशमलव लिखा है, इसलिए यहाँ पर दशमलव को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ 10 पर घात 0 लिख सकते हैं। फिर इसको, क्योंकि दशमलव का स्थान जस का तस, इसलिए 10 पर घात 0 लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव को यहाँ से जब यहाँ लाएंगे तो 2 अंक पार करेगा। तो 2 अंक पार करने के लिए 3.7451 2 स्थान पार करेगा तो 10 पर घात 2 हो जाएगा ग्राम। यहाँ दशमलव को 3 के बाद लाएंगे जब तो 2 अंक पार करेगा तो यह हो जाएगा 3.9745 2 अंक पार करेगा 10 पर घात 2 हो जाएगा किग्रा। यहाँ दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, यानी 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अंक पार करेगा। 3 के बाद दशमलव लग जाएगा 3.12 4 स्थान पार करेगा, 10 पर घात ऋण 4 हो जाएगा सेमी। और यहाँ दशमलव 9 के बाद लगेगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा तो 1 स्थान पार करेगा, 1 अंक पार करेगा तो यह हो जाएगा 10 पर घात 1 केल्विन। तो ध्यान देंगे, अब जो बताया जा रहा है उन बातों पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी भौतिक राशि की माप का जब कोटिमान ज्ञात करना होता है तो उसको मानक रूप में पहले व्यक्त किया जाता है। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव का जो स्थान है वह प्रथम अंक के बाद रखते हैं। और जब दशमलव को हम खिसकाते हैं तो 10 की घात बढ़ती जाती है। तो ध्यान दिया जाए, जो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें दशमलव के पहले 0 है, जैसे दशमलव के पहले 0 है इस संख्या में, दशमलव के पहले 0 है इस संख्या में, तो जहां भी दशमलव के पहले 0 होगा वहां 10 की घात माइनस में लिखी जाएगी। तो देखें, जब इसको मानक रूप में व्यक्त किया गया है तो 10 की घात माइनस में लिखी गई है, और इसको भी
जब मानक रूप में लिखा गया तो 10 की घात माइनस में लिखी गई है। तो जब दशमलव के पहले जीरो होता है, दशमलव पहले जब जीरो होता है तो जो 10 की घात है वो माइनस में लिखी जाती है, 10 की घात जो है वह माइनस में लिखी जाती है। बाकी जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं उसमें दशमलव के पहले जीरो नहीं है, किसी भी उदाहरण में दशमलव के पहले जीरो नहीं है, इसलिए वहाँ जो 10 की घात लिखी गई है वो माइनस में कहीं नहीं है। यानी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 10 की जो घात लिखते हैं वह कहाँ प्लस में लिखते हैं, कहाँ माइनस में लिखते हैं। तो जब दशमलव के पहले जीरो होगा, जैसा कि यहाँ है और यहाँ है, दशमलव के पहले जीरो होगा तो वहाँ 10 की घात माइनस में लिखी जाएगी, और जहाँ भी दशमलव के पहले कोई अंक है, जीरो नहीं है, वहाँ पर जो 10 की घात लिखी जाएगी वो प्लस में लिखी जाएगी। और दूसरी बात, दशमलव को जब हम खिसकाते हैं तो जितना अंक वो खिसकता है 10 की घात उतनी लिखी जाती है। यहाँ दशमलव यहाँ से यहाँ या 2 अंक खिसक गया तो यहाँ 2 घात बढ़ जाएगा, 7 के बजाय 9 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव मानक रूप में है, पहले अंक के बाद ही है, यहाँ दशमलव से यहाँ आएगा तो ये 2 अंक पार करेगा तो 10 पर 2 घात हो जाएगा। यहाँ दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, 2 स्थान पार करेगा, 10 पर 2 घात हो जाएगा। दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, 1 स्थान खिसकेगा तो 10 पर घात 1 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव यहाँ से यहाँ जब आएगा तो 1 2 3 4 स्थान पार करेगा तो ऋण 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव यहाँ से जब यहाँ आएगा तो 2 स्थान पार करेगा तो ऋण 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दशमलव के पहले जीरो होता है तो 10 की घात ऋण में लिखते हैं, 10 की घात जो है ऋण में लिखते हैं। और जब दशमलव के पहले जीरो और मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अंक के बाद दशमलव को लगाते हैं, तो वह मानक रूप कहलाता है। प्रथम अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। अब फिर कोटिमान कैसे ज्ञात करते हैं तो देखा जाए। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए 10 की घात वाली राशि को लिया जाता है। जैसे यहाँ 10 की घात वाली राशि अगर लेते हैं तो यहाँ पर 10 की घात वाली राशि को जब लेते हैं तो 10 की घात 9, और यहाँ 10 की घात वाली राशि को जब लेते हैं तो यहाँ 10 की घात वाली जो राशि है वह ऋण 2 है, और यहाँ 10 पर घात 0 है, और यहाँ पर 10 की घात 2 है, और यहाँ पर 10 की घात 2 है, और यहाँ 10 की घात ऋण 4 है, और यहाँ 10 की घात। तो 10 की घात वाली राशि को हम हर जगह उतारे हैं। अब इसमें यह ध्यान देते हैं कि ये जो गुणे करके जो संख्या लिखी गई है, यह गुणे करके जो संख्या लिखी गई है, गुणे में जो संख्या लिखी गई है यह संख्या 3.16 से बड़ी है या छोटी है। यदि यह संख्या 3.16 से छोटी होती है, ये जो संख्या है गुणे करके ये 3.16 से यदि छोटी होती है तो 10 की जो घात है जस की तस रहने देते हैं। और यदि यह संख्या 3.16 से बड़ी होती है तो 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। जैसे यह संख्या 3.16 से बड़ी है, क्योंकि दशमलव के पहले 5 लिखा हुआ है, यानी ये 3.16 से बड़ी है, तो 10 की घात 1 हम जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 9 और 1 10 घात हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए ये 3.16 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ भी 10 की घात 1 हम जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा ऋण 2 धन 1, तो ऋण 1 बचेगा। और यहाँ यह 3.16 दशमलव के पहले 2 है, यानी 3.16 से छोटी संख्या है, तो 10 की घात जो है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। यह 3.16 से बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें 10 की घात में 1 जोड़ देंगे। यह 3.16 से बड़ी संख्या है, इसमें भी 10 की घात में 1 जोड़ देंगे। यह 3.16 से छोटी संख्या है, 10 की घात वही रहेगी। यह 3.16 से बड़ी संख्या है, दशमलव पहले 9 है, 3.16 से बड़ी संख्या है, 10 की घात 1 जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 10 पर घात 2, यह हो जाएगा 10 पर घात 3, यह हो जाएगा 10 पर घात 3। अब यहाँ किग्रा है तो यहाँ किग्रा रहेगा।
यह मीटर है तो यहाँ मीटर रहेगा, यह सेमी है तो यहाँ सेमी रहेगा, यह ग्राम है तो यहाँ ग्राम रहेगा, ये किग्रा है तो यहाँ किग्रा रहेगा, ये सेमी है तो यहाँ सेमी रहेगा, और ये केल्विन है तो यहाँ केल्विन रहेगा। तो कोटिमान को यदि समझना है तो बातों को ध्यान से सुनेंगे जो बताने जा रहा है। पहली बात, कोटिमान किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की माप को, जैसे द्रव्यमान की माप व्यक्त की गई है, यह लंबाई की माप व्यक्त की गई है, यह लंबाई की माप व्यक्त है, द्रव्यमान की माप व्यक्त है, और यह द्रव्यमान की माप है, यह लंबाई की माप है, यह ताप की माप है। तो किसी भी भौतिक राशि की माप को जब हम मानक रूप में लिखते हैं, 10 की घात के रूप में लिखते हैं, तो 10 की घात वाली राशि के निकटतम मान को कोटिमान कहते हैं। निकटतम मान इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे यहाँ 10 की घात 9 है, लेकिन इसका कोटिमान 10 पर घात 9 नहीं है, 10 पर घात 10 इसलिए कहा गया है कि 10 की घात के निकटतम मान को कोटिमान कहते हैं। तो कोटिमान किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को मानक रूप में लिखने पर 10 की घात के रूप में निकटतम मान को, 10 के घात के रूप में लिखी गई निकटतम मान को कोटिमान कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। कोटिमान किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की माप को मानक रूप में लिखने पर 10 की घात के रूप में निकटतम मान को कोटिमान कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। कोटिमान ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, दी गई माप को हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कोटिमान ज्ञात करेंगे। कोटिमान ज्ञात करेंगे कैसे, तो 10 की जो घात है, 10 की घात वाली जो राशि होगी, 10 की घात वाली जो राशि होगी वही कोटिमान होगी। कोटिमान लिखते समय यह ध्यान देंगे लेकिन कि ये गुणे करके जो संख्या है 3.16 से बड़ी है कि छोटी है। यदि 3.16 से यह छोटी है तो 10 की घात जो है वही की वही कोटिमान कहलाएगी, और अगर यह 3.16 से बड़ी संख्या है तो 10 की जो घात है उसमें 1 जोड़ देंगे तब वह कोटिमान कहलाएगा। दूसरी बात, कोटिमान कभी भी लिखा जाता है तो मात्रक को लगाना जरूरी है, मात्रक के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ किग्रा के साथ लिखे हैं, मीटर था तो मीटर हम लिखेंगे कोटिमान में, सेमी है तो सेमी लिखेंगे कोटिमान में, ग्राम है तो कोटिमान में ग्राम हम लिखेंगे। यानी कोटिमान कभी भी ज्ञात करते हैं तो मात्रक साथ में हम व्यक्त करते हैं। सार्थक अंकों में मात्रक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोटिमान में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में मात्रक साथ में लगा देते हैं। यानी सारांश के रूप में यदि देखा जाए तो कोटिमान किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के माप को 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर, किसी भी भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 की घात के निकटतम मान को कोटिमान कहते हैं। कोटिमान हमेशा मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हम लोग आज मापन किसे कहते हैं, मापन का दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता है, मापन की क्या पद्धतियां हैं, देखा गया कि मापन की 4 पद्धतियां हैं, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। आज हम लोगों ने सीखा कि मापन किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में मापन की क्या आवश्यकता है, मापन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, सार्थक अंक किसे कहते हैं, और कोटिमान ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और नवल एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।